प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गरिमा सिहा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। प्रेसिडेंट की जो पावर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हम कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम वित्तीय शक्तियाँ, जो हमारी शक्तियाँ बच गई थी, वित्तीय शक्तियों को डिस्कस करेंगे और आपातकालीन शक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ये 6 शक्तियाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये 6 शक्तियाँ सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति इन 6 शक्तियों को परफॉर्म करता है, इनका यूज़ करता है कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्तियों को। और जो असामान्य परिस्थितियों में जिस पावर को परफॉर्म करता है वो है आपातकालीन शक्तियाँ। नाम से समझ में आता है कि आपातकालीन शक्तियाँ असामान्य परिस्थितियों के लिए होती हैं, एमरजेंसी के लिए होती हैं। तो पहले हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है। जो मनी बिल है वो पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लेकर आया जाता है। तो प्रायर अप्रूवल लिया जाता है मनी बिल से संबंधित। तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। उसके बाद है जो बजट जो होता है, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में 112 में बजट से संबंधित प्रोविजंस हैं। तो बजट जो है आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है। तो इनकम और रेवेन्यू का पूरा लेखा जोखा होता है। तो राष्ट्रपति जो है बजट को संसद में रखवाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में बजट को रखा जाता है। इसी के साथ राष्ट्रपति की जो अनुशंसा पर, सिफारिश पर ही अनुदान की मांग की जा सकती है। इसी के साथ अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आने वाला है, अप्रत्याशित जो व्यय है, उसकी जो पूर्ति होती है वो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति अग्रिम राशि का प्रबंध कर सकता है। इसी के साथ हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है, यानी फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन की पावर्स और फंक्शंस और जो उसके सदस्यों का जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का बेसिकली कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य जो टैक्सेस का कलेक्शन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं उनका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती हैं। तो उनके जो मध्य जो करों का वितरण है, टैक्सेस का जो अलॉटमेंट है, उसकी जो अनुशंसा है वो वित्त आयोग करता है। तो इसके लिए वित्त आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसकी जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये 4-5 जो फंक्शंस हैं वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति की आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं राष्ट्रपति के। इसी के साथ जो है हमारी सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति जिन शक्तियों का उपयोग करता है वो शक्तियाँ हमने आज डिस्कस कर ली हैं, यानी एग्जीक्यूटिव पावर से लेके जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर्स और वित्तीय शक्तियाँ। उसी के साथ जो है आपकी मिलिट्री पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, ये सभी पावर्स, जुडिशियल पावर्स हैं, ये सभी पावर्स सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति इन सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति को संविधान ने दी हैं। अब इन सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने 3 प्रकार के आपातकाल की स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ दी हैं। ये असामान्य समय के लिए हैं, यानी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए। तो उसमें 3 प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352, नेशनल इमरजेंसी कहलाती है ये। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, 356 और 365। तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो आर्टिकल जो है आज हम राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 का अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है, पूरे देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, पर कुछ कंडीशंस हैं। यानी युद्ध की स्थिति हो, या देश पर भारी आक्रमण की स्थिति हो, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। इन 3 सिचुएशंस में राष्ट्रपति आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की
राष्ट्रीय आपातकाल की 352 आर्टिकल का यूज़ कर सकता है। संविधान में जो बेसिकली था, आंतरिक उपद्रव जो शब्द था, इंटरनल जो डिस्टर्बेंस, आंतरिक उपद्रव, ये वर्ड शामिल था, लेकिन 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 44 संविधान संशोधन अधिनियम से जो 1978 में पारित हुआ, इसने सशस्त्र विद्रोह वर्ड को आंतरिक उपद्रव वर्ड की जगह पे शामिल किया। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है ये मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, रिटर्न रिकमेंडेशन पर ही हो सकता है। आर्टिकल 352 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और इसी का जो थर्ड क्लॉज है उसमें मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। यानी मंत्रिमंडल जो वर्ड है उसमें ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की जो परिषद है वो मंत्रिमंडल में आती है। तो आपातकाल की घोषणा, अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति ने युद्ध की स्थिति में, भय आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, इन 3 कंडीशंस में अगर करी है मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, तो इसे संसद के दोनों सदनों पर से 1 महीने के अंदर 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और संसद के अनुमोदन पर उस आपातकाल को 6 महीने तक जारी किया जा सकता है। इसे अनिश्चित काल तक भी जारी कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति इसके लिए लेनी होगी। अभी तक जो है नेशनल इमरजेंसी है, 3 बार इसका यूज़ हुआ है, 1962 1962 में, 71 में और 75 में। तो 1962 में, 71 में और 75 में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर करता है, 3 बार इन पावर्स का यूज़ किया है, तो राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इस दौरान, क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन है। तो वह किसी भी राज्य को अपनी कार्यकारी शक्तियों के उपयोग के ढंग के समय निर्देश दे सकता है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो राष्ट्रपति को असाधारण जो शक्तियाँ मिलती हैं, उनमें ये शक्ति है कि वो उस पर्टिकुलर राज्य को अपनी कार्यकारी शक्तियों के उपयोग के ढंग में निर्देश, डायरेक्शन दे सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधनों का अलॉटमेंट होता है वित्त आयोग की अनुशंसा पर, उस प्रणाली में वो संशोधन भी कर सकता है। इसी के साथ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं आर्टिकल 21 में, लाइफ और उसके पर्सनल लिबर्टी के जो अधिकार हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, और अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित जो सुरक्षा का अधिकार है आर्टिकल 20 को छोड़कर, जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनसे इन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे राष्ट्रपति वंचित कर सकता है, मतलब उनको हटा सकता है, उनका यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही 6 तरह की आज़ादी के जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 में जो 6 आज़ादी के अधिकार हैं वो उन्हें भी निलंबित कर सकता है अगर बाह्य आपातकाल की जो घोषणा है वो बाह्य आपातकाल की हुई है, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे आर्टिकल 19 को निलंबित कर सकता है। परंतु अगर वो आंतरिक आपातकाल की स्थिति में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उसमें आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं कर सकते। इसी के साथ जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद जो है उन विषयों से संबंधित जो कानून है उन पर वो भी कानून बना सकता है जो राज्य सूची में शामिल है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और इसी प्रकार समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और ऐसे कानून जो है आपातकाल के 6 माह के बाद प्रभावी नहीं होते, फिर वो हट जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 20 और 21 को अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति 20 और 21 को हटा नहीं सकता, इनको निलंबित नहीं कर सकता, बाकी सभी मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकता है। और आर्टिकल जो 19 है, अगर जो आपातकाल लगा है वो आंतरिक आपातकाल लगा है यानी सशस्त्र उपद्रव की वजह से लगा है, तब तो आर्टिकल 19 को नहीं हटाया जा सकता। जो बाह्य आपातकाल की अगर घोषणा हुई है
तब आर्टिकल जो 19 है उसे हटाया जा सकता है। इसी के साथ जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधनों का वितरण है प्रणाली है उसको संशोधित कर सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और मतलब जो राज्य में अपनी कार्यकारी शक्तियों के संबंध में वो निर्देश भी जारी कर सकता है। तो ये जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित शक्तियां हैं आर्टिकल 352। थैंक यू।